नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में, जिसमें आप और हम बात करेंगे विस्तार से चर्चा उन सभी बड़ी खबरों की जो आपसे और हमसे जुड़ी हुई हैं। आज के शो की शुरुआत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के भव्य रोड शो से, जो आज वाराणसी में निकला। इस रोड शो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी की जीत की तैयारी कैसी है। उनकी अपनी लोकसभा सीट में उनके लाखों प्रशंसक हैं जो उनको देखने सड़कों पर उतर आए थे। दूसरी खबर जुड़ी है माधवी लता और बुर्का विवाद को लेकर। कौन है ये माधवी लता जिन्होंने फिर से हैदराबाद की राजनीति में बुर्के को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा किया, जिसके बाद माधवी के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज हो गई है। तीसरी खबर है बुर्के से ही जुड़ी हुई। दरअसल एमपी के देवास में तो बुर्के के पीछे गलत मतदाता वोट डाल रहे थे। जब इसका वीडियो सामने आया तो चुनाव आयोग ने इस पर कड़ी कार्रवाई की। हैरान करने वाली बात यह थी कि इसमें खुद पीठासीन अधिकारी ही दोषी पाए गए। चौथी बड़ी खबर है स्वाति मालीवाल को लेकर, जिन्होंने केजरीवाल के पीए पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि आरोपों के बाद स्वाति मालीवाल कहां गायब हो गई हैं, ये बड़ा सवाल है। पांचवी बड़ी खबर है चौथे चरण के मतदान से। देश भर में आज चौथे चरण का मतदान हुआ। कहां कितना वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की सीटों पर हुए इन चुनावों का किस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। छठवीं खबर छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी, जिसमें आरोपियों से जुड़ा एक शख्स पैसे के लेन देन और धमकियों के बाद इतना परेशान हो गया कि उसको मौत को गले लगाना पड़ा। सातवीं खबर सीबीएसई रिजल्ट की, जिसमें बेटियों के शानदार प्रदर्शन ने बताया कि अगर उनको शिक्षा दी जाए तो वो बेटों से कम नहीं है। तो चलिए बात पहली खबर की कर लेते हैं। कल नामांकन का पर्चा भरने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बनारस की गलियों में निकला भव्य रोड शो कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। 6 किलोमीटर के इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। बनारस के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी जनता बनारस के सांसद को देखने आई। बीजेपी ने भी शो को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तो मोदी भी अपनी जनता के बीच पूरी तरह बनारसी रंग में ही रंगे नजर आए। देखिए बनारस से हमारी ये खास रिपोर्ट। श्री ब्रह्मणोन्ने द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवारा। जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं। जहां तक नजरें जा रही हैं वहां भगवा रंग दिखाई दे रहा है। जहां तक आवाज सुनाई दे रही है वहां सिर्फ मोदी का नाम। अपने सांसद के लिए इतना प्यार शायद किसी और संसदीय क्षेत्र की जनता में ना देखने को मिला होगा, लेकिन आज वाराणसी ने जो प्यार अपने सांसद यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, उसको दशकों तक भूल पाना मुश्किल होगा। दृश्य ऐसा था कि मानो पूरा वाराणसी अपने घरों से बाहर निकल आया और विश्वास दिला रहा हो कि अब की बार 400 पार। ये विश्वास वाराणसी की जनता न केवल अपने सांसद को बल्कि पीएम मोदी को भी जता रही थी। पीएम मोदी ने अपने रोड शो की शुरुआत बीएचयू के सिंह द्वार लंका स्थित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से की। इसके बाद पीएम मोदी का ये भव्य रोड शो रविदास गेट, 80, शिवाल, मदनपुरा, गोदोलिया होते हुए काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा। कहने में भले ही एक रोड शो हो, मगर इसमें झलक थी मिनी भारत। लोग अपने अपने ट्रेडिशनल अंदाज में रोड शो में पहुंचे। कोई अभी है ही नहीं जो मोदी जी को टक्कर दे सके। बनारस तो बहुत बदला है। हमने तब देखा था जब मोदी जी थे नहीं, और अब आप देखो कितना चेंज आ गया है। इतना सब कुछ सिस्टमैटिक हो गया है। सारे घाट हमारे इतना ब्यूटिफिकेशन किया है, सब कुछ इतना सुंदर कर दिया है। पहले की कंपैरिजन आज बहुत कुछ बदल गया है। बहुत तरह से बदलाव आया है बनारस में। फाइनेंशियली देखें तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। सिटीज़ एक डेवलप सिटी हो गई है। रोड शो के दौरान 10,000 किलो से ज्यादा गेंदे और 50,000 गुलाब के फूलों का इस्तेमाल किया गया। पूरे रोड शो में कलाकारों ने बटुक वैदिक मंत्रोच्चारण किए। जनता को बुला रहे हैं, उसके बाद फिर भगा रहे हैं।
आ नहीं रहे, अब पीएम को आना है तो थोड़ी व्यवस्था देखना पड़ेगा। ठीक है तो आप लोग गरमा जाते हैं जल्दी, गरमाइए नहीं। पुलिस वाले क्या करें, दिखाइए दुर्गेश, इधर दिखाइए। आप प्रधानमंत्री आएंगे, वहाँ चढ़ेंगे तो व्यवस्था बनाना ना पड़ेगा पुलिस को। वो तो बात आप सही कह रहे हैं। हाँ। कि आपका मंच में चढ़ना चाहते हैं मोदी जी के साथ? नहीं ऐसी कोई, आपके जैसे पूरे लोग देखने आए हैं। दुर्गेश एक बार फिर से जूम करिए और जूम आउट कीजिए। उठाइए कैमरा, उठाइए कैमरा, उठाइए कैमरा एक बार फिर से और दिखाइए दूर तक। अब और ये रोड शो नहीं है, इसको रोड शो मत कहिए, ये रोड शो नहीं है, ये जो है इसको जनसभा भी मत कीजिए। कहिए ठीक कह रहे हैं सत्येंद्र जी आप ठीक कह रहे हैं। ये जनसभा भी नहीं है, ये रोड शो भी नहीं है, ये पता नहीं क्या, ये रैली नहीं, रेला भी नहीं है, ये क्या है, मेला है। ये मोदी के प्रेम का मेला है। ये मोदी जी के परिवार है सब। पीएम मोदी 14 मई को वाराणसी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उनका ये नामांकन इस रोड शो की तरह यादगार और ऐतिहासिक बनने जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी के नामांकन में 12 राज्यों के सीएम शामिल होंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, बिहार के नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, राजस्थान के भजन लाल शर्मा, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, हरियाणा के नायब सिंह सैनी, गोवा के प्रमोद सावंत, त्रिपुरा के मानिक साहा, सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान 20 केंद्रीय मंत्रियों समेत 40 वीआईपी मौजूद रहेंगे। यानी पीएम का सोमवार का रोड शो केवल ट्रेलर था, बल्कि असली पिक्चर नामांकन में शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े शोमैन बनकर उभरे हैं। आज के इस भव्य रोड शो के बाद वो कल जब अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करने बनारस की गलियों से गुजरेंगे तो उनके साथ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। सोचिए कल कितना बड़ा जमावड़ा होगा जब एक साथ इतने सारे नेता बनारस में होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कल बनारस पहुंचेंगे। हैदराबाद का पूरा चुनाव कभी असदुद्दीन ओवैसी के लिए जाना जाता था, मगर इस बार का चुनाव ओवैसी के लिए कम बीजेपी के प्रत्याशी माधवी लता के बयानों और उनकी खास अंदाज में किए गए प्रचार के लिए पहचाना जा रहा है। आज मतदान के दिन माधवी एक नए विवाद में घिर गईं। वो वोट करने पहुंची महिला वोटरों के बुर्का उठाकर न सिर्फ देखे बल्कि उन्होंने बहुत सख्त लहजे में उनसे पूछताछ भी की। चुनाव आयोग ने माधवी की इस हरकत को गंभीरता से लिया और उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया है। भाईजान के गढ़ में बुर्का विवाद, चुनावों में फिर हुई बुर्के की एंट्री। हैदराबाद में किसने हटवाया बुर्का? हैदराबाद के भाईजान यानी ओवैसी को हमेशा से हिजाब के पीछे छुपी पहचान को बताने को लेकर दिक्कत रही है, लेकिन चौथे चरण के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी माधवी लता ने हैदराबाद में बुर्के के पीछे छुपे चेहरों को पहचानने का काम शुरू कर दिया। दरअसल उन्होंने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर बुर्के में आई महिलाओं के आईडी कार्ड लेकर ये देखना शुरू किया कि जो महिलाएं वोट डालने आई हैं वो सही हैं या नहीं है। ओवैसी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही माधवी लता को इस बात का डर था कि कहीं फर्जी वोटिंग तो नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे चुनाव आयोग का काम खुद करना शुरू कर दिया। जबकि मतदान केंद्र में सही वोटर आया है या नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। ये तो 38 है, आप 38 दिखा है, उठाइए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में माधवी लता के खिलाफ धारा 171C, 186 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज हुआ। विवाद बढ़ने के बाद माधवी लता ने सफाई भी दी, कहा कि उनका कानूनी अधिकार है कि वो इस तरह की जांच कर सकती हैं क्योंकि वो एक महिला हैं और उस क्षेत्र से उम्मीदवार भी हैं। हालांकि ओवैसी जैसे बड़े नेता के खिलाफ हैदराबाद से चुनाव लड़ रही माधवी लता को सुबह से कम वोटिंग के कारण डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने वीडियो बनाकर धन विशेष के लोगों से अपील की कि वो आगे आकर वोट करें। और हमको किसी भी हालत लड़के अपना वोट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो 40 सालों का जो जुल्म अपने पर हो रहा है ये कभी खत्म नहीं होगा। ये कोई भी चाल करने दीजिए,
इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सुबह से हर बूथ फिर रही हूँ, हर जगह आपको न्याय दिला कर ही रहूंगी। निकलिए, बाहर निकलिए, वोट डालिए, ये हमारा हक है। वोट डालना ही पड़ेगा। और सिर्फ अभी तक 9% ही बाहर निकले हुए लोग, और उसमें ज्यादा अपने लोग नहीं निकले हैं। निकलिए, बाहर निकलिए, न्याय दिलाइए खुद को और हमको भी और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी। दरअसल माधवी लता बड़ी नृत्यांगना और समाज सेविका हैं, इसलिए पूरे चुनाव प्रचार के दौरान शायद ही कोई ऐसा दिन निकला होगा जब माधवी का कोई बयान या उनका कोई वीडियो सुर्खियों में न आया हो। वैसे बता दें कि हैदराबाद सीट से ओवैसी 4 बार और उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन 6 बार सांसद रह चुके हैं। ओवैसी परिवार से माधवी लता इस सीट को छीन पाएंगी ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मगर बीजेपी ने माधवी लता के सहारे हैदराबाद में चुनौती तो कड़ी दे दी है। देखना है जीत हार का ये अंतर कितना रहता है। माधवी लता ने सही किया या गलत ये एक अलग विषय है, मगर चुनाव में वोटर्स की पहचान होना बहुत जरूरी है। चौथे चरण में ही एमपी के देवास में हुए चुनाव में कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिली, जहां अम्ब्रोजिया नाम के एक स्कूल में पोलिंग बूथ बनाया गया था, मगर वहां बुरके की आड़ में फर्जी मतदान होना शुरू हो गया, जिसके बाद इसका वीडियो चुनाव आयोग के पास पहुंचाया गया और तुरंत ही चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारी को बदल दिया। दरअसल पीठासीन अधिकारी पर आरोप थे कि वो किसी धर्म विशेष की महिलाओं के वोटर आईडी कार्ड देखे बिना ही उनको वोट डालने दे रहे हैं। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ पर जमकर हंगामा किया और बाद में चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की। यहाँ पर एक कर्मचारी जो इस मतदान केंद्र पर जिसकी ड्यूटी थी उसके बारे में लगातार शिकायतें आ रही थी। वो बिना आईडी देखे लोगों को वोट करवा रहा था। चूँकि अल्पसंख्यक बाहुल्य मतदान केंद्र है, वो स्वयं भी अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। उनको हमारे कार्यकर्ताओं ने जब ट्रेस किया और उस सबूत के साथ उनको पकड़ा, तो हमने यहाँ पर तहसीलदार और एसडीएम को बताकर मतदान की कार्रवाई को रुकवाया है और मांग की है कि उस कर्मचारी को चेंज किया जाए जो मतदान केंद्र के अंदर लोगों को प्रेशराइज कर रहा है। 2 नंबर पर बटन दबाइए, 2 नंबर पर बटन दबाइए। वहीं अब इस मामले में तहसीलदार सपना शर्मा पूरी जांच की बात कर रही हैं। यहाँ पर हमको पूर्व से सूचना मिली कि कोई यहाँ पर विवाद की स्थिति बन रही है। मैं आई हूँ, मेरे साथ में पूरी पुलिस बल भी उपस्थित है। यहाँ आपत्ति ये थी कि जो यहाँ पर एक मतदान दल में से कोई व्यक्ति है वो बिना पहचान के वोटिंग करा रहे हैं, पक्षपातपूर्ण करा रहे हैं। चूँकि ये जांच का विषय है, हम तत्काल मतदान को रोक नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमने उनकी जगह पे रिजर्व दल में से किसी को लगा दिया। अब वो मुझे ये देखना है कि मतदान दल में से कौन व्यक्ति हमने पीठासीन किया है या P1, P2, P3 कौन चेंज किया है, लेकिन हमने जो संबंधित जिसके खिलाफ शिकायत थी उसको हमने अभी चेंज किया है। लगता है आम आदमी पार्टी यानी कि आपके दिन अच्छे नहीं चल रहे। पहले पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल जेल गए, बमुश्किल वो जमानत पर बाहर आए हैं और चुनाव प्रचार में जुटे ही थे कि आज फिर एक अप्रिय खबर आ गई। आपकी राज्यसभा की सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से अरविंद के सरकारी आवास पर उनके सहायक ने मारपीट की है। इस मामले में कोई मामला दर्ज तो नहीं हुआ, मगर सभी पक्षों की चुप्पी से साफ है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस के बाद आप में महिला से बदसलूकी, आप में ये हुआ क्या? आम आदमी का क्या है असली चेहरा? राधिका खेड़ा के बाद स्वाति मालीवाल के आरोप। पिछले 2 हफ्तों में कांग्रेस की महिला नेता राधिका खेड़ा अपनी ही पार्टी में हुई बदसलूकी के बाद आवाज बुलंद करती हुई नजर आई थी। उनको उम्मीद थी कि पार्टी नेता प्रियंका गांधी उनकी आवाज बनेंगी। ऐसा नहीं हुआ तो राधिका खेड़ा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन ये ही कहानी अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हो गई है, जहां आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए हैं कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि सुबह 9:30 बजे स्वाति मालीवाल ने पीसीआर कॉल किया। कॉल कर मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली पुलिस सिविल लाइन स्थित सीएम हाउस पहुंची। स्वाति मालीवाल पुलिस को नहीं मिली।
स्वाति मालीवाल खुद थाने भी पहुंची, शिकायत किए बिना थाने से चली गई। सुबह 9:34 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपिटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स आई, जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई। इस मामले में अभी तक हमें कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं। चुनावों में आम आदमी पार्टी की अपनी नेता की शिकायत के बाद बीजेपी को आप के खिलाफ दिल्ली में मुद्दा मिल गया है। बीजेपी नेता केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल, जो कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा थी और जो कि अभी भारत की महिला राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ मारपिटाई होती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि उनको पीसीआर को फोन करके कहना पड़ता है कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूं और मुझे अरविंद केजरीवाल पिटवा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पता लगाएं कि सबसे पहले स्वाति मालीवाल कहां है, क्योंकि वो मिल नहीं रही हैं। बहुत ही गंभीर बात है। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फ़ोन क्यों करना पड़ा? तो काश ये खबर झूठी हो, लेकिन अगर ये सच है और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फ़ोन करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि स्वाति मालीवाल सिविल लाइन थाने भी पहुंची थी और यहां मौखिक रूप से उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पर सीएम आवास में विभव कुमार ने न सिर्फ उनके साथ बदतमीजी की बल्कि मारपीट भी की है। हालांकि उन्होंने इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई है। इस पूरे घटनाक्रम पर न तो स्वाति मालीवाल और न ही आम आदमी पार्टी के किसी नेता की तरफ से औपचारिक बयान आया है, न ही कोई सफाई दी गई है। लेकिन चुनाव के इस बीच में बीजेपी जैसी पार्टी को एक मौका जरूर दे दिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप केजरीवाल के पीए पर लगाए जा रहे हैं, वो खुद भी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल फिलहाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन में सक्रिय रहीं। 2015 में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। 2018 में लड़कियों पर हो रहे हमलों के बाद 10 दिन की भूख हड़ताल की। यानी जिन पर कभी खुद महिला आयोग की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने दी थी, उसी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हो रही है। सोमवार को ये खबर सामने आने के बाद स्वाति मालीवाल पूरा दिन एक्स पर ट्रेंड करती रही। वहीं सुनीता केजरीवाल इसीलिए ट्रेंड कर रही थी क्योंकि वो लगातार अपने पति और पार्टी को महिला हितैषी बता रही थी। लेकिन जब उनके घर में ही एक महिला की पिटाई हो जाती तो वो चुप्पी साध कर बैठी रहती हैं। उधर इस पूरे मामले में स्वाति मालीवाल और आपके नेताओं की चुप्पी बता रही है कि कुछ तो गंभीर हुआ है जो फिलहाल सामने आने नहीं दिया जा रहा। इसे पार्टी में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के बढ़ते दखल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद से उन्होंने ही सारे सूत्र अपने हाथ में लेकर नए सिरे से पार्टी में जमावट कर रही हैं। वैसे केजरीवाल से जुड़े ये विवाद पार्टी की चुनावी संभावनाओं को तो धूमिल कर ही रहे हैं, साथ ही आपके विरोधी दलों को भी ऐसा मुद्दा हाथ में दे रहे हैं जिनका जवाब देना आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं को बहुत मुश्किल जा रहा है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। चौथे चरण में 1717 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इन 96 लोकसभा सीटों में से 40 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। लोकसभा चुनाव के पहले 3 चरणों में क्रमशः 62.31% वोटिंग शाम तक देश भर में हुई है। बात की जाए मध्य प्रदेश की तो पिछले 3 चरणों की तुलना में यहाँ का वोटिंग प्रतिशत में काफ़ी सुधार आया है और शाम 6 बजे तक प्रदेश में करीब 71.72% वोटिंग हुई है। राज्य में 8 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा आदिवासी सीटों पर चुनाव आज ही हुआ है। इन 8 सीटों की 18 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में बढ़ता वोटिंग प्रतिशत किसे फायदा पहुंचाएगा, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में गिरता वोटिंग प्रतिशत राजनीतिक दलों के लिए चिंता की लकीर था। पहले चरण में 67.75% वोटिंग हुई।
दूसरे चरण में स्थिति और खराब हुई और वोटिंग प्रतिशत गिरकर 58.59% हो गया। वहीं तीसरे चरण में 66.75% मतदान हुआ, लेकिन चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत शाम 6 बजे ही 71% पहुंच गया। अचानक से चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत क्यों बढ़ा है? मध्य प्रदेश में इसके कई सारे कारण हैं। दरअसल 3 चरण में वोटिंग गिरने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में लंबा मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोटिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। चौथे चरण में आदिवासी सीटें होने के कारण वोटिंग बढ़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश में सालों से ये ट्रेंड रहा है कि वोटिंग प्रतिशत आदिवासी बहुल में ज्यादा देखने को मिला है। इस बार भी 8 सीटों पर हुए चुनाव में यही देखने को मिला है। खास बात यह है कि इन 8 सीटों पर 8 ऐसे जिले आते हैं जहां आदिवासी लोगों की संख्या ज्यादा है, जिनमें अलीराजपुर 88.97%, झाबुआ 87%, बड़वानी 69.42%, धार 55.94%, खरगोन 38.98%, खंडवा 35.04%, बुरहानपुर 30.36% और रतलाम 28.16% शामिल है। अब सवाल बनता है कि इन आदिवासी वोटर्स का किसको फायदा मिलेगा? तो इसका जवाब है कि यहाँ की 18 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन बीजेपी इनके ऊपर लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके वो इन इलाकों पर अपनी पकड़ बनाए। इसलिए पीएम मोदी ने भी झाबुआ का दौरा किया था। छत्तीसगढ़ के आदिवासी सीएम विष्णुदेव साय भी एमपी आए ताकि आदिवासी वोटर्स को अपने पक्ष में किया जा सके। यानी अगर बीजेपी आदिवासी वोटर्स को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहती है तो बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेगा। वैसे भी इस दौर की 8 लोकसभा सीटों की 18 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास हैं और कांग्रेस इस बार फिर इन सीटों पर विधानसभा जैसा प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद से है। मगर जनता ने क्या सोचा है पता चलेगा 4 जून को परिणाम वाले दिन। महादेव सट्टा ऐप का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सट्टा ऐप में जिन लोगों ने बड़ा पैसा लगाया था वो उनको वापस नहीं मिलने से मुश्किलें बढ़ गई हैं और ऐसे ही एक मामले में आज रायपुर में एक व्यापारी ने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले लिखे सुसाइड नोट में उसने सट्टा ऐप से जुड़े लोगों को भारी रकम देने का जिक्र किया है। उधर रायपुर पुलिस ने भी कलकत्ता से 5 सटोरियों को गिरफ्तार कर इस सट्टे के चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की है। देखिए रायपुर से हमारी खास रिपोर्ट। जो ऐप आपको रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखा रही थी, वो ही ऐप अब लोगों की जान ले रही है। महादेव सट्टा ऐप के कारण रायपुर में संदीप बग्गा नाम के एक बिजनेसमैन ने सुसाइड कर दिया। दरअसल संदीप बग्गा ने महादेव ऐप से जुड़े लोगों को 10 लाख रुपए उधार दिए थे। पैसे मांगने पर संदीप बग्गा को धमकियां मिलने लगी। धमकियों से परेशान होकर संदीप बग्गा ने सुसाइड कर लिया। संदीप बग्गा ने सुसाइड लेटर को पुलिस के नाम लिखा है। संदीप ने लिखा है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक, मैं संदीप बग्गा, नितेश मित्तल उर्फ गुप्ता, जिसका कि महादेव ऐप में लंबा चौड़ा काम है, उसने मुझसे 13 से 15 लाख रुपए लिए। 10 लाख देने के नाम से लिखे और बाद में टालमटोल करने लगा और मैंने जब 10 लाख मांगे तो अलग अलग नंबर से मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा। इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। कृपया करके इस पर उचित कार्रवाई की जाए। संदीप बग्गा रायपुर के शंकर नगर का रहने वाला था, जिसने आरोपियों से परेशान होकर आत्महत्या की। महादेव ऐप जो कई जिंदगियां बर्बाद करने वाला साबित हुआ, उसमें भूपेश बघेल जैसे नेताओं समेत कई बड़े अभिनेताओं के नाम भी सामने आए। दरअसल महादेव सट्टा ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल छत्तीसगढ़ से हैं। महादेव सट्टा ऐप यूएई से संचालित होता था। सौरभ चंद्राकर ने दुबई में शादी भी की। सौरभ चंद्राकर की शादी में रणबीर कपूर पहुंचे थे। सौरभ चंद्राकर का संबंध भारती सिंह और सनी लियोनी से भी था। महादेव बेटिंग ऐप के मामले में लगातार जांच हो रही है। विषय यही था कि जिस प्रकार से सरकार के संरक्षण में यह अवैध कारोबार फला फूला, उसका परिणाम आते जा रहा है, लेकिन सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है और कार्यवाहियां तेज गति से जारी है। महादेव सट्टा ऐप में 500 रुपये से व्यक्ति सट्टा लगा सकता था। जो लोग सट्टा हार भी जाते थे उनको भी कुछ राशि देकर लालच दिया जाता था ताकि व्यक्ति को सट्टे का लालच लगा रहे। हालांकि इन सब के बीच महादेव सट्टा बैटिंग ऐप में पुलिस को एक बड़ी सफलता भी मिली है। दरअसल इस गिरोह के 5 अंतर्राज्यीय सटोरियों को कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया है। ये सभी सटोरिये बिहार के रहने वाले थे जो कलकत्ता में फ्लैट लेकर सट्टे का धंधा संचालित करते थे।
संपत्ति संबंधी 8 अपराधों में गिरफ्तारियां की गई हैं और चोरी एवं लूट के जो सामान थे उनकी रिकवरी भी की गई है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि करीब 90% रिकवरी है। जितने भी आभूषण, चाहे वो सोने, हीरे या चांदी के हों, 100% जब्त किए गए हैं। जहाँ तक नकदी रकम की बात है, करीब 16-17 लाख में से 10 लाख जब्त किए गए हैं। बाकी के बारे में कुछ जानकारियाँ मिली हैं उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सटोरियों के पास से पुलिस को 7 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, 7 पासबुक, 5 चेक और 10 एटीएम कार्ड जब्त हुए हैं। महादेव सट्टा ऐप के कुचक्र को जल्दी से जल्दी तोड़ना होगा। वैसे हमें जानते हैं कि ये काम आसान नहीं है। पुरानी सरकारों के नेता, मंत्री, अफसरों की सांठगांठ से एक ऐसा मकड़जाल फैल गया है जिसकी जड़ें छत्तीसगढ़ से निकलकर दूसरे राज्यों में भी फैली हुई हैं। सोमवार को सीबीएसई बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। खास बात यह रही कि दोनों ही क्लासों में लड़कियों ने बाजी मारी है। 10वीं क्लास में 94.75% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़के 92.71% पास हुए हैं। लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से 2.04% बेहतर रहा है। वहीं ट्रांसजेंडर का रिजल्ट 91.30% रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में 91.52% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़कों का रिजल्ट 85.12% रहा। इस साल 12वीं में लड़कों के मुकाबले लड़कियां 6.40% अधिक पास हुई हैं। आपको बता दें कि सबसे अच्छा रिजल्ट दोनों ही क्लासों में त्रिवेंद्रम का रहा। जबलपुर की साक्षी तिवारी ने ह्यूमैनिटी विषय के साथ क्लास 12वीं में 98.5% अंक हासिल किए। अपनी सफलता के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। डेली बेसिस पे तो मैं 3 to 4 आवर्स पढ़ती थी, बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप जो पढ़ रहे हैं, अगर आप उस पर इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं तो आपकी जो क्वालिटी होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी तो फिर हम बढ़ा और कम कर सकते हैं। मुझे लगता है सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जब हम वो पढ़ते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम वैसे पढ़ें जैसे हमें समझ आ रहा है, और एक रिवीजन का प्रॉपर टाइम होना चाहिए, तो उतना ही नेसेसिटी है। मैं यूपीएससी देना चाहती हूँ, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, एंड देन मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। रायपुर की ट्विंकल मूलचंदानी ने 12वीं क्लास में 94.20% अंक हासिल किए। अपनी तैयारी से लेकर सफलता तक की जानकारी ट्विंकल ने विस्तार न्यूज संवाददाता अनमोल तिवारी के साथ साझा की। आइए आपको सुनवाते हैं। आज सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं और इसमें जो है कई बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर से भी कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त किए हैं और उन्हीं में से एक जो है हमारे साथ हैं। आप अपना नाम बता दीजिए और कितना परसेंट है ये बताइए। ट्विंकल मूलचंदानी, और मेरा 12th में अभी 94.20% आया। 94.20%, मतलब समझिए आप बात को कि कितना बेहतर प्रदर्शन किया है। कैसे पता चला रिजल्ट और फिर क्या रिएक्शन था घर वालों का? मेरा रिजल्ट मम्मी ने बताया कि रिजल्ट आ गया, और उसके बाद सबको जानकर बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा आया है। आपका कौन सा स्ट्रीम था? कॉमर्स। कॉमर्स था ना। तो कितनी मेहनत लगी 12वीं बोर्ड, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स काफ़ी टेंस्ड होते हैं कि कैसा आएगा कैसा आएगा। जब आ गया 94%, मतलब अच्छे लोग पढ़ के भी नहीं ला पाते। मेहनत तो बहुत लगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी था पेपर से पहले कि कैसा जाएगा क्या जाएगा, बट प्रैक्टिस करते करते सब आ गया अच्छे से। प्रैक्टिस करते करते आ गया। देखिए ये घर का माहौल है, पूरा घर परिवार आज देखिए खुशी में है, क्योंकि आज घर की बेटी ने जो है एक अच्छा प्रदर्शन किया है। बोर्ड एग्जाम में एक अव्वल नंबर लेकर के जो है आज पास हुई हैं। आप ये बताइए कि कोचिंग जाती होंगी आप, तो किस तरीके से क्या ज़रूरी होता है कोचिंग करना 12वीं का परीक्षा के लिए? हाँ, कोचिंग से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है, और जब अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। और मेरे इतने अच्छे नंबरों के इन्हीं टीचर्स की वजह से आए हैं। इन्होंने ही गाइड किया था और इन्हीं के कारण इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो वक्त हो चला है चलते चलते का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार की राजधानी पटना के प्रसिद्ध हरमिंदर साहब गुरुद्वारे पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारे में पहुंचकर सेवा कार्य किया, रोटियां बेली, श्रद्धालुओं को खाना परोसा और वहां आने वाले लोगों से मुलाकात भी की। पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे पीएम मोदी की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वह अलग अलग सेवाएं करते नजर आए।
एक फोटो में प्रधानमंत्री गुरुद्वारे के बड़े से देग में बड़ी कछुली चलाते हुए नजर आए और उन्होंने वहां रोटियां भी बेली। चलते चलते में दूसरी तस्वीर है प्रियंका और राहुल की नोकझोंक की। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली में प्रत्याशी के तौर पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उनसे एक समर्थक ने मंच से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब वह देने से भी कतराने लगे। बहन प्रियंका गांधी के दबाव के बाद उन्होंने उसका जवाब दिया। और आपको बता दें कि इस समर्थक ने उनसे पूछा था कि आप शादी कब करेंगे, तो वह बिना जवाब दिए ही आगे बढ़ गए। इस दौरान प्रियंका गांधी ने उनसे कहा कि उसने कुछ पूछा है, तो उन्होंने कहा कि अब तो मुझे जल्दी शादी करनी पड़ेगी। एक और बात जो मुझे कहनी पड़ेगी, मेरी जो बहन है, कहां गई? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। एक और बात जो मुझे कहनी पड़ेगी, मेरी जो बहन है, कहां गई? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।